एनसीईआरटी क्लास 10वीं की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम अध्याय 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। मुद्रण कला आने से पूर्व पुस्तक निर्माण में किस कला का अत्यंत महत्व था? तो प्रिंटिंग की जो कला थी, पुस्तक प्रिंटिंग की, उसके आने से पहले सुलेखन यानी कि कैलीग्राफी और चित्रकारी, ये जो दो कला थी, इसका बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई? तो सही उत्तर है चीन, जापान और कोरिया, जहाँ हाथ से छपाई होती थी। तो मुद्रण कला का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था। लगभग 594 ईस्वी से चीन में सियाही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताब छापे जाने लगी थी। और जो पारंपरिक चीनी किताब उस समय थी वो एकॉर्डियन शैली में थी, जिसमें किनारों को मोड़ने के बाद सिल कर किताब बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1768 से 768 से 770 ईस्वी के आसपास किसके द्वारा जापान में छपाई तकनीक का आगमन हुआ? तो जापान में छपाई तकनीक का आगमन चीनी बौद्ध प्रचारक द्वारा हुआ। तो जापान में जो पुस्तक छापने की कला है वह चीन के द्वारा लाई गई। नेक्स्ट है, जापान का सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है डायमंड सूत्र। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1295 में किस महान खोजी यात्री ने चीन में अपनी खोज यात्रा के बाद वुड ब्लॉक यानी कि काठ की तख्ती छपाई की तकनीक का ज्ञान लेकर इटली लौटा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है मार्को पोलो, जो चीन गए थे, खोजी यात्रा की और वहाँ पर उन्होंने वुड ब्लॉक छपाई का ज्ञान अपने को लिया, ग्रहण किया और उसके बाद वह इटली वापस लौटे और उसके बाद में यह तकनीक यूरोप में भी बहुत ही शीघ्र फैल गई। नेक्स्ट है, जर्मनी स्ट्रैसबर्ग के किस व्यक्ति द्वारा तत्कालीन समय की तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक को लाया गया है? यानी कि छापे खाने का जो आविष्कार हुआ था वह योहान गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था और उस समय की तेज और सस्ती छपाई की तकनीक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना छपाई यंत्र बना लिया और उसके द्वारा जो पहली किताब छापी गई वह थी बाइबल। इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बाइबल की 180 कॉपी बनाई थी, जिसको बनाने में 3 वर्ष लगे थे। तो बहुत सारी कॉपी तो नष्ट हो गई, लेकिन उन 180 कॉपियों में, उन 180 प्रतियों में सिर्फ 50 ही बच पाई है। तो यह भी आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह कथन किसका है? तो जब मुद्रण कला की तकनीक आई थी तो समाज पर उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे थे। तो उसी संदर्भ में कहा गया था, धर्म सुधारक हैं मार्टिन लूथर, तो इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की थी और उसके संबंध में इन्होंने 95 स्थापनाएं लिखी और इसकी एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर यानी कि चर्च के दरवाजे पर टांग कर चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। तो इस प्रकार से ये जो मुद्रण तकनीक है उसके द्वारा विचारों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही आसानी हो गई। तो जल्द ही लूथर के जो लेख थे बड़ी तादाद में छापे गए और पढ़े जाने लगे। तो इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार प्रिंट तकनीक के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, मार्टिन लूथर ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह कथन कहा था। नेक्स्ट है, 16वीं सदी की किस तस्वीर में मुद्रण कला के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया तथा मुद्रण के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया? तो मुद्रण तकनीक जो आई थी तो उस समय एक तस्वीर भी आई थी। तो मुद्रण से बहुत लोग डरे हुए थे, तो जो गलत थे समाज में, बहुत सारे ऐसी सोच रखने वाले, पूरापंथी सोच रखने वाले, तो उनके बारे में जागृत करने के लिए तत्कालीन बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, लेखक थे, जो उनको जागरण करने का काम करते थे। तो उसी संदर्भ में एक तस्वीर छपी थी जिसमें कहा गया था कि मुद्रण कला एक ऐसी कला है जिसमें कि आप अपने विचारों को
जैसे मन करे वैसे छापकर और अपने विचारों को लोगों तक प्रसारित कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में एक पिक्चर छपी थी एनसीईआरटी की बुक में, आप देख सकते हैं। तो उसे कहा गया द मैकेबर डांस, यानी कि विभत्स नाच। तो इम्पोर्टेंट और कुछ अलग ही प्रश्न था, इसीलिए इसको लिया है मैंने। आगे बात करते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन कब हुआ? तो 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ पर भारत में लाया गया। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 से प्रकाशित संवाद कौमुदी के विचारों से रूढ़िवादियों ने टक्कर लेने के लिए किस नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया? तो चंद्रिका नाम से पत्रिका लाए थे। तो राजा राम मोहन राय जो संवाद कौमुदी में अपने विचार रखते थे, तो उनके विचारों को काट करने के लिए, उनके विपक्ष में बोलने के लिए रूढ़िवादियों ने चंद्रिका नामक पत्र भी लाया। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला है, बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा अमार जीवन जो 1876 में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई? तो रस सुंदरी देवी हैं, इनके द्वारा बंगाली की पहली संपूर्ण आत्मकथा लिखी गई। नेक्स्ट है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में बताया? तो 1871 ईस्वी में इन्होंने बताया था, और यह पुस्तक है गुलामगिरी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1878 ईस्वी में लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस देश के कानून से प्रेरित था? तो आयरिश प्रेस कानून जो था उससे प्रेरित होकर लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकियों को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस पत्र में पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजे जाने के बारे में लिखा, और उसके फलस्वरूप उनको 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैद कर लिया गया? तो यह पत्र था केसरी, जिसमें उन्होंने लिखा था, आलोचना की थी कि इस प्रकार से जो काला पानी भेजा जा रहा है वह गलत है। तो अपने विचार व्यक्त किए थे उन्होंने केसरी में। नेक्स्ट है, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, आपको ध्यान रखना है। वह इसलिए कि प्रेस से आज़ादी से संबंधित कभी कुछ भी निबंध लिखना है या मुख्य परीक्षा में लिखना है, तो ये कथन को आप टैग कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा उस समय यह कहा गया था, और वर्तमान में भी देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थिति है। तो हो सकता है इस पे कभी निबंध आ जाए एग्जाम में, तो आप इस तरह से कथनों को लिखते हैं निबंध में अपने उत्तर में, तो काफ़ी प्रभावी उत्तर बनता है। तो इसलिए यह प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह थे हमारे एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्लास 10 के चैप्टर 5 से लिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं, और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट किताब से निकलता है उसको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।